ओके, अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। ना अब हम कुछ प्रॉब्लम सेशंस कर लेंगे एलसीआर सर्किट पे। यहाँ पर काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम है। इन फिगर सेट आर, सो फिगर में वी हैव एलसीआर सर्किट, रेजिस्टेंस आर, इंडक्टर एल, कैपेसिटर सी और एसी सोर्स है। E is equal to E0 sin of omega dt। I is the current at any instant। R का वैल्यू आपसे कहा जा रहा है 200 ohms ले लें। C is 70 microfarads, L is 230 millihenry। FD driven frequency, okay, not driven angular frequency, driven frequency is 60 hertz। E0 EMF amplitude is 36 volts। What are Z, phi, I0? Z is the impedance, phi is the phase difference, I0 is the current amplitude। और फिर हमें फेजर डायग्राम जो है वो ड्रॉ करनी है। नाउ यहां पर हम पहले तो हम Z जो हमें निकालना है, Z हमें पता है होता है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस XC माइनस XL स्क्वायर। सो पहले मैं अलग से XC और XL निकालूंगा, फिर जाके यहां पर सब्स्टिट्यूट करके Z निकालते हैं। सो नाउ XC जो है वो हमें पता है इज 1 by C ओमेगा D, विच इज 1 by C ओमेगा D जो है दैट इज 2 pi FD। 2 pi FD, 2 pi FD is the frequency, omega D is the angular frequency। So value substitute कर लें, this is 1 divided by 2, pi is 3.14 into FD दिया हुआ है वो 60 हर्ट्ज के बराबर है, 60 और कुछ 2 pi FD आ गया। C is 70 लेकिन माइक्रोफेरेड्स, so it is 70 into 10 to the power micro is -6, 70 to 10 to the power -6। Now ये मैंने यहाँ पर वर्कआउट पहले ही कर लिया है तो मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिखूंगा। XC is 37.9 ohms, 37.9 ohms। Remember XC का यूनिट ohms ही होता है, ये भी अपोजिशन है, अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर, इसका भी यूनिट वही ohms होता है। या फिर रफली XC जो है अप्रोक्सीमेटली इज 38 ohms, 38 ohms। ये तो XC आ गया ना। XL हमें पता है XL is L omega D, okay, L omega D। अब omega D is 2 pi FD, so it is 2 pi L FD। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, 2 into 3.14 into L दिया हुआ है 230 मिली हेनरी, मिली है वहां पर, तो 10 to the power -3, 230 into 10 to the power -3, ये तो L आ गया। FD 60 हर्ट्ज है, 60। सो ये भी मैंने यहां पर पहले वर्कआउट कर लिया है। XL is 86.66 ohms, 86.67 ohms लिखते हैं। रिमेंबर इसका भी यूनिट ohms है, दिस इज अपोजिशन ऑफर्ड बाय द इंडक्टर, ओके, रेजिस्टेंस वाला ही यूनिट है, ohms इसका यूनिट है। सो XC मिल गया, XL मिल गया, XC और XL मिल गया। R तो पहले से ही हमारे पास है 200 ohms। अब जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। So therefore Z is equal to under root of R squared is 200 squared plus XC जो है वो 38 है, so 38 माइनस XL जो है वो 86.67 लेकिन स्क्वायर के साथ, ओके, स्क्वायर के साथ। सो इसको वर्कआउट कर लेते हैं। सो Z इज इक्वल टू, मैंने पहले ही वर्कआउट किया है, मैं डायरेक्ट रिजल्ट दूंगा। Z इज 205.86 ohms या फिर अप्रोक्सीमेटली 206 ohms। सो इस सर्किट की टोटल अपोजिशन जो है विद दीज वैल्यूज ऑफ R, C एंड L
टोटल अपोजिशन जो है वो 206 ohms है, टोटल इंपेडेंस जिसे हम कहते हैं 200। रिमेंबर जी का भी यूनिट ohms ही है, ओके, जी का भी यूनिट ohms ही है। XC और XL को अलग अलग अगर आप देखेंगे, XC इज इक्वल 38 एंड XL इज इक्वल 86.67 5 seconds. Is this circuit more capacitive or more inductive? 4 3 2 1, your time's up. XC ज्यादा है तो it's more inductive, okay? XC ज्यादा है in comparison to XL, XL ज्यादा, XL जो है वो 86.67 है और XC जो है वो सिर्फ 38 ohms है। So circuit is more inductive. More inductive का क्या मतलब होगा? Is current ahead or lagging behind? More inductive, current ahead or lagging behind? 4 3 2 1, your time's up. इंडक्टिव सर्किट में अगर सर्किट मोर इंडक्टिव है, करंट लैग्स बिहाइंड ईएमएफ बाय फेज ऑफ 5, वो 5 हमें निकालना है बी में, तो वो देख लेते हैं आप। पार्ट बी नाउ, पार्ट बी में वी हैव टू फाइंड आउट 5। अब 5 निकालने के लिए हमारे पास दो इक्वेशंस हैं 5 के लिए। वन इज tan ऑफ 5 is equal to XC minus XL divided by R. The other is cos of phi is R divided by Z. Remember impedance triangle से ये हमें मिलता है R divided by Z के बराबर। दो में से आप कोई भी यूज कर ले, आपको phi मिल जाएगा। मैं ये यूज कर लूंगा, this implies cos of phi is equal to R जो है वो 200 के बराबर है, Z जो है वो हमने यहां पर निकाल दिया है, दैट्स 206, ओके, 200 डिवाइडेड बाय 206। अब मैंने यहां पर वर्कआउट किया है पहले ही, तो इसका फाई जो आ रहा है दैट इज 13.86 डिग्रीज, लेकिन प्लस और माइनस। Remember cos of theta is same as cos of minus theta. Cos जो है वो even function होता है, okay? Cos is an even function. Cos of minus theta is same as cos of theta. So cos का वैल्यू जो 45 डिग्री पे है वही minus 45 डिग्री पे है। Cos of theta का जो वैल्यू 90 पे है वही minus 90 पे है। Cos of theta का जो 10 डिग्री पे वैल्यू है वही minus 10 डिग्री पे वैल्यू है। So between 90 and minus 90 हमारा फाई जो है वो 90 और माइनस 90 के बीच में ही हो सकता है। एक्सट्रीम वैल्यूज 90 और माइनस 90 है। एक्सट्रीम वैल्यूज प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटिव सर्किट्स के लिए है। प्योर कैपेसिटिव सर्किट में करंट इज अहेड ऑफ ईएमएफ बाय 90, प्योर इंडक्टिव सर्किट में करंट इज लैगिंग बिहाइंड ईएमएफ बाय 90। सो इन्हीं दो के बीच में फाई हमारा होगा, ओके? एक्सट्रीम वैल्यूज है, बाद में मिक्स सर्किट अगर होगा तो इनके बीच में वैल्यू होगा। 90 और माइनस 90 के बीच में दो वैल्यूज होंगे थीटा के, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, जहां पर cos ऑफ फाई जो है वो सेम वैल्यू होगा जिसका। सो प्लस 13.86 और माइनस 13.86। अब दोनों तो नहीं हो सकते हैं सर्किट में, दो में से हमें एक चूज करना होगा। मैथमेटिकली तो दो आ रहे हैं, दो रूट्स काइंड ऑफ, दो इसको सेटिस्फाई करें दो एंगल्स पे, लेकिन फिजिकली आप देखते हैं कि कौन सा एक्सेप्टेबल है। रिमेंबर फाई इज पॉजिटिव, इसका मतलब है सर्किट इज मोर कैपेसिटिव, क्योंकि कैपेसिटिव सर्किट में करंट इज अहेड, इंडक्टिव सर्किट में करंट लैग्स बिहाइंड। सो माइनस साइन तब होगा जब सर्किट इज मोर इंडक्टिव, प्लस साइन तब होगा जब सर्किट इज मोर कैपेसिटिव। अब हमारा जो सर्किट है इज दैट मोर इंडक्टिव और मोर कैपेसिटिव। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, ये आपका XC है 38 ohms, ये आपका XL है 86.67 ohms, तो XL ज्यादा है। अब XL ज्यादा है तो उसका मतलब हुआ सर्किट जो है दैट इज मोर इंडक्टिव। अगर मोर इंडक्टिव है तो करंट इज लैगिंग बिहाइंड, तो हमारा एक्सेप्टेबल वैल्यू जो होगा वो होगा नेगेटिव वाला, माइनस 13.86। सिंस सर्किट इज मोर inductive, circuit is more inductive, phi is equal to minus 13.86 degrees, minus 13.86 degrees, और वो रेडियंस में 0.242 रेडियंस आता है, माइनस 0.242 रेडियंस, ओके? ये फाई का वैल्यू आ गया। रिमेंबर प्लस और माइनस में से आपको चूज करना। अगर ये मोर कैपेसिटिव सर्किट होता, अगर XC का वैल्यू ज्यादा होता इन कंपैरिजन टू XL, तब हम पॉजिटिव वैल्यू लेते, क्योंकि मोर कैपेसिटिव सर्किट के लिए करंट इज अहेड।
यहां पर लेकिन मोर इंडक्टिव है तो करंट इज लैगिंग बिहाइंड। ओके, नाउ जी भी आ गया, फाइव भी आ गया। नाउ वी हैव पार्ट सी, आई जीरो, करंट एम्पलीट्यूड। ओके, करंट एम्पलीट्यूड। अब करंट एम्पलीट्यूड जो है करंट एम्पलीट्यूड पार्ट सी, करंट एम्पलीट्यूड आपको अब पता होना चाहिए, वी हैव बीन डूइंग इट अ लॉट नाउ, is EMF amplitude divided by the total opposition. Analogous to Ohm's law basically. Current is equal voltage divided by opposition. Current amplitude is voltage amplitude divided by opposition. RMS current is RMS voltage divided by the amplitude divided by the opposition. Average current is average EMF divided by the opposition. अब यहाँ पर opposition जो है वो Z के बराबर है. So amplitude यहाँ से भी, amplitude यहाँ से भी. अब E0 आपको पता है वो ये रहा 36 वोल्ट्स के बराबर है और Z जो है 206 ohms के बराबर है, 206. So this implies I0 is equal to I0 जो है 0.175 amperes, 0.175 amperes, which is to say 175 milliamperes, 175 milliamperes. तो Z भी आ गया, फाइव भी आ गया, I0 भी आ गया. नाउ फेजर डायग्राम हमने ड्रॉ करनी है. ओके, फेजर डायग्राम में हम वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस दिखा देंगे, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर दिखा देंगे, उसका फेजर डायग्राम, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, EMF और करंट. ओके, सब उनका हम दिखा देंगे अलग अलग. अगर आपको याद हो, इन केस ऑफ एन इंडक्टर, in case of a resistor, current and voltage are in phase. In case of inductor, current is lagging behind, यानी कि voltage is ahead by 90 degrees. और in case of capacitor, current is ahead, यानी कि voltage is lagging behind by 90 degrees. तो वो बात ध्यान में रख के हम इसको ड्रॉ कर लेंगे. लेकिन ये बात याद रखिएगा कि XL ज्यादा है in comparison to XC. Okay? XL ज्यादा है in comparison to XC. So ये पार्ट मैं यहां पर रब कर लूंगा. पहले मैं ड्रॉ कर लूंगा करंट फेजर. ओके, करंट फेजर मैं ड्रॉ कर लूंगा. करंट इज मोर इंडक्टिव है, करंट इज लैगिंग बिहाइंड, तो मैं करंट फेजर को यहां पर ड्रॉ कर लेता हूं. दिस इज I0. रिमेंबर, उसकी लेंथ जो है वो करंट एम्पलीट्यूड के बराबर होगी. देन आई विल ड्रॉ वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस VR0. ओके, उसका एम्पलीट्यूड VR0, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर. अब वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर VR0 जो है दैट इज सिंपली I0 इंटू R, करंट एम्पलीट्यूड इंटू द रेजिस्टेंस. और अक्रॉस द इंडक्टर VL0 जो है दैट इज I0 इंटू XL, करंट एम्पलीट्यूड इंटू द अपोजिशन. अब इंडक्टर की अपोजिशन जो है वो XL के बराबर है. और VC0 जो है वोल्टेज एम्पलीट्यूड अक्रॉस द कैपेसिटर, that is I0 into XC. Okay, I0 into XC. So फिलहाल मैं वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर लूंगा. उसके लिए हमें पता है कि करंट एंड वोल्टेजेस आर इन फेज, क्योंकि रेजिस्टर है, तो वो इसी के साथ होगा. ये VR0, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर. अब जाके मैं ड्रॉ कर लूंगा वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर और वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर. ज्यादा कौन है, किसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, वोल्टेज एम्पलीट्यूड ज्यादा है. I0 वो तो सेम है, करंट सेम फ्लो कर रही है, तो जो करंट का एम्पलीट्यूड यहां पर है वही करंट का एम्पलीट्यूड वहां पर भी है. लेकिन XL ज्यादा है इन कंपैरिजन टू XC. XL ज्यादा होने की वजह से वोल्टेज एम्पलीट्यूड अक्रॉस द इंडक्टर ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू द कैपेसिटर. तो पहले मैं वही ड्रॉ कर लूंगा, वोल्टेज एम्पलीट्यूड अक्रॉस द इंडक्टर. अब इंडक्टर के केस में करंट इज लैगिंग बिहाइंड, यानी कि वोल्टेज इज अहेड. करंट पीछे है, वोल्टेज आगे है. कितना फर्क है, 90 डिग्री का फर्क है. तो वो मैं यहां पर ड्रॉ कर लूंगा. अब करंट यहां पर है, तो वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर इससे आगे है. कितना आगे है, बाय 90.
ये 90 डिग्री, और ये है VL0, ओके, VL0। उसके बाद कैपेसिटर का, अब कैपेसिटर में करंट इज अहेड, यानी कि वोल्टेज पीछे है। कितना पीछे है? बाय 90 डिग्रीज। तो वो मैं यहां पर ड्रॉ कर लूंगा, करंट के पीछे वोल्टेज है, ये VC0। करंट, voltage across the resistance is in phase with the current. Voltage across the inductor is ahead of current by 90. Voltage across the capacitor is lagging behind current by 90. अब यूजुअली हम ऐसा कहते हैं कि करंट इज अहेड ऑफ वोल्टेज बाय 90 कैपेसिटर के केस में, एंड करंट इज लैगिंग बिहाइंड वोल्टेज बाय 90 इन केस ऑफ एन इंडक्टर। अब इसका रिजल्टेंट देख लेते हैं। इन दो का सब्ट्रैक्शन होगा तो रिजल्टेंट विल बी समवेयर हियर। रिमेंबर ये एंगल भी 90 डिग्री, सो ये जो ब्लू से मैं दिखा रहा हूं, दिस इज VL0 माइनस VC0, VL0 माइनस VC0। अब VR0 और VL0 माइनस VC0, इन दो का रिजल्टेंट ये 3 वोल्टेजेस का रिजल्टेंट, और 3 वोल्टेजेस का रिजल्टेंट अक्रॉस रेजिस्टर, अक्रॉस इंडक्टर, अक्रॉस कैपेसिटर, वो हमें पता है, दैट्स द अप्लाइड वोल्टेज, अप्लाइड EMF। सो दिस थिंग इज E0, ओके, दिस थिंग इज E0। और ये सारा एंगल जो है, I0 को मैं यहां पर लिखता हूं, ये सारा एंगल जो है दैट्स ओमेगा DT, ओमेगा DT, और करंट इसके पीछे है, ये एंगल जो है वो 5 के बराबर है। इसमें हमने देखा था कि सर्किट इज मोर इंडक्टिव, सो करंट इज लैगिंग बिहाइंड EMF, सो करंट इज लैगिंग बिहाइंड EMF, पीछे है, विद दिस एंगल बीइंग 5। ये सारा एंगल ओमेगा D है, और ये छोटा सा एंगल जो है वो 5 के बराबर है। करंट इज लैगिंग बिहाइंड EMF बाय अ फेज ऑफ 5, और वो 5 हमने देख लिया इज -13.86 या फिर 0.242 रेडियंस, ओके। चलिए, ये तो ऑफ कोर्स ये टू द स्केल नहीं है, लेंथ्स टू द स्केल मेजर नहीं है, ना ही एंगल्स को मेजर करके दिया है, बस दिस इज क्वालिटेटिव आइडिया कि क्या हो रहा है। सो दिस इज इट। इंपेडेंस हमें निकालना था, फाई हमें निकालना था, I0 हमें निकालना था, फेजर डायग्राम हमने ड्रॉ की थी। नेक्स्ट वन मेरे पास यहां पर है, सेम क्वेश्चन विद जस्ट वन चेंज। इनफैक्ट 2 क्वेश्चंस मेरे पास हैं, सेम, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, सिर्फ एक चेंज किया जा रहा है। पहले वाले में आपसे कहा जा रहा है कि कैपेसिटर को रिमूव कर दो, कैपेसिटर को रिमूव कर दो, उसके बाद बाकी सब कुछ जो है वो देख लें, Z किसके बराबर होगा, फाई किसके बराबर होगा, करंट किसके बराबर होगी, फेजर डायग्राम ड्रॉ कर लें। उसके बाद नेक्स्ट जो होगा, वहां पर आपको कहा जाएगा कि इंडक्टर को रिमूव कर दो, और फिर से देखो कि ये सब चीजें जो है, इंडक्टर को रिमूव करने के बाद Z किसके बराबर होगा, फाई, I0, और फेजर डायग्राम ड्रॉ करनी होगी, ओके। सो वो दोनों हम इसी सेशन में कर लेंगे। सो मैं इसको इरेज कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट वन एग्जैक्टली मेरे पास है, remove inductor from the circuit. Same question, but after removing L, after removing इंडक्टर। हाँ, सर्किट को मैं वापस यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं।
मैं ओरिजिनल को ही ड्रॉ कर लूंगा। E is equal to E0 साइन ऑफ ओमेगा डी आर एल और सी, और रिमूव करने के बाद, एल को रिमूव करने के बाद सर्किट जो है वो आरसी सर्किट बन जाएगा, आर और सी। अब खाली कैपेसिटर है सर्किट में, इंडक्टर नहीं है। E is equal to E0 साइन ऑफ ओमेगा डी टी। एल को रिमूव करने का मतलब होगा XL जो है वो 0 के बराबर। अब इंडक्टर है नहीं तो अपोजिशन क्या ऑफर कर लेगा, XL इज इक्वल 0 और L इज ऑल्सो इक्वल 0। अब उसके बाद Z निकालना है, फाई निकालना है, I0 निकालना है और फेजर डायग्राम जो है वो ड्रॉ करनी है। फिर से एग्जैक्टली वही स्टेप्स हम कर लेंगे, लेकिन बस XL नहीं है अब। तो पार्ट ए में Z निकालने के लिए पहले मैं XC निकालूंगा, विच इज 1 by C ओमेगा D, या फिर 1 by 2 pi C FD। ओके, 2 pi C FD। अब ये एग्जैक्टली वही है जो हमने इससे पहले निकाल दिया था। सो सेम मैं डायरेक्टली लिखूंगा यहां पर XC जो है वो हमने देखा था 38, रफली 38 ohms था, approximately 38 ohms। Therefore, Z is equal to under root of R squared plus XC squared। अब XL तो है नहीं, अदरवाइज था XC minus XL squared। XL है नहीं तो सिर्फ इतना बच जाएगा। So this is under root of R जो है वो 200 के बराबर है और XC जो है वो 38 के बराबर है, लेकिन स्क्वायर्स के साथ। तो दिस थिंग डायरेक्टली मैं रिजल्ट लिखूंगा, comes out to be 267 ohms। सो इंपेडेंस जो है वो 267 ohms के बराबर है। ओके, 267 ohms के बराबर है। अब जाके ये तो पार्ट ए हुआ, पार्ट बी में फाई निकालना है। फिर से मैं लूंगा cos ऑफ फाई इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाई Z। R डिवाइडेड बाई Z, R जो है वो 200 के बराबर है, Z जो है वो 267 के बराबर है। ओके, अब मैं फाई का वैल्यू डायरेक्ट लिख दूंगा। फाई जो है वो 41.5 डिग्री के बराबर है, 41.5 डिग्री। अब अगेन प्लस और माइनस दो पॉसिबल एंगल्स हैं, प्लस 41.5 डिग्रीज और माइनस 41। नाउ विच वन डू वी टेक हियर? सर्किट जो है वो मोर कैपेसिटिव है कि मोर इंडक्टिव है? 4 3 2 1 0। जल्दी थोड़ा सा, इंडक्टर तो है ही नहीं, सिर्फ कैपेसिटर है, तो ऑब्वियसली सर्किट जो है वो मोर कैपेसिटिव सर्किट है, उस कैपेसिटिव। और कैपेसिटिव सर्किट में करंट इज अहेड। ओके, करंट इज अहेड, तो प्लस वाला हमें लेना होगा। सो सिंस सर्किट इज मोर कैपेसिटिव, फाई जो है वो हम लेंगे प्लस 41.5 डिग्रीज। मोर कैपेसिटिव के केस में करंट इज अहेड, सो प्लस 41.5 डिग्रीज आ जाएगा। द नेक्स्ट इज Z आ गया, फाई आएगा, I0। पार्ट सी। अब I0 हमें पता है इज E0 डिवाइडेड बाई Z, एग्जैक्टली सेम, बस अब वैल्यूज डिफरेंट है या XL नहीं है, बाकी सब सेम है। E0 दिया हुआ है, दैट इज 36 वोल्ट्स, 36 डिवाइडेड बाई Z आपने यहां पर निकाल दिया इज 267 ohms, 267 ohms। तो ये बन जाएगा 36 डिवाइड बाई 267 ohms, that comes out to be 0.135 amperes, 0.135 amperes। या फिर we can write I0 is equal to 135 milliamperes, 135 milliamperes। ओके, सो ये करंट एम्पलीट्यूड आ गया, सो Z भी आ गया, फाई भी आ गया, करंट एम्पलीट्यूड। ड्रॉ द फेजर डायग्राम। ओके, ड्रॉ द फेजर डायग्राम।
अगेन मैं करंट वाले फेजर डायग्राम से ही स्टार्ट कर लूंगा। दिस टाइम करंट इज अहेड ऑफ ईएमएफ, सो वो बात ध्यान में रखनी है। ये मैं I0 ले रहा हूं, मैं एंगल्स को मेजर करके ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, जस्ट आइडिया दे रहा हूं, क्वालिटेटिव आइडिया दे रहा हूं। ये I0 करंट एम्पलीट्यूड, उसके बाद VR0। अब VR0 इज सिंपली I0 इंटू R, और यहां पर VC0 इज I0 इंटू XC। सिर्फ दो ही है, दो ही कंपोनेंट्स हैं। अब वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस VR0 को ड्रॉ करते हैं। रेजिस्टेंस के लिए हमें पता है वोल्टेज इज इन फेज विद द करंट, सो जहां पर करंट वाला फेजर है वहीं पर वोल्टेज वाला फेजर होगा अक्रॉस द रेजिस्टर। लेकिन सो वो भी यहीं पर अब होगा। ये VR0, ओके। सो वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस और करंट दे आर इन फेज। फिर नेक्स्ट जो है वो कैपेसिटर है। अब कैपेसिटर के केस में करंट इज अहेड, करंट आगे है, दैट मींस वोल्टेज पीछे है। कितना पीछे है? 90 डिग्री से पीछे है। सो वो हम यहां पर ड्रॉ कर लेंगे। 90 डिग्री से पीछे होने का मतलब वो यहां पर है, ये VC0, ये एंगल 90 डिग्री, बस ये दो है। अब वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर और वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, उन दो का रिजल्टेंट जो है वो E0 है, दैट विल गिव अस फेजर, ईएमएफ फेजर। तो इन दो का रिजल्टेंट जो होगा VR0 और VC0 का रिजल्टेंट जो होगा वो यहां पर ये E0, ये एंगल अब ओमेगा dt, ये वाला एंगल ओमेगा dt, और ये एंगल जो है वो फाई। सो इस सर्किट में करंट इज अहेड ऑफ ईएमएफ बाय फेज ऑफ फाई। ओके, सो अब यहां पर इंडक्टर तो है नहीं, तो इंडक्टर वाला फेजर, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर वाला फेजर तो नहीं होगा, सिर्फ ये है। ओके, इज इट फाइन? सो इसमें हमने L को रिमूव किया था, अब कैपेसिटर को रिमूव करना है। नेक्स्ट वन सेम क्वेश्चन, एग्जैक्टली सब कुछ सेम है, बस कैपेसिटर को रिमूव करना है। R और इंडक्टर बच जाएंगे। इससे पहले आपने इंडक्टर को रिमूव कर दिया, R और C बच गए थे। अब कैपेसिटर को रिमूव कर रहे हैं, R और L जो है वो बच रहे हैं। सो वही, अब मैं इसको पहले इरेज कर लेता हूं। अब आफ्टर रिमूविंग ऑफ C कैपेसिटर, कैपेसिटर रिमूव अगर कर दिया आपने तो कैपेसिटर वाली अपोजिशन अब होगी ही नहीं। सो कैपेसिटिव इंडक्टेंस जो है वो 0 के बराबर। अब कैपेसिटिव इंडक्टेंस 0 के बराबर, उसका मतलब होगा C जो है, कैपेसिटेंस जो है, दैट्स इंफिनिटी। रिमेंबर XC जो होता है, XC इज 1/C ओमेगा डी। दिस वुड मीन C जो है दैट्स 1/XC इनटू ओमेगा डी। अब XC 0 के बराबर है तो कैपेसिटेंस जो है वो इंफिनिटी। ये थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है, ये काफी बार गलती होने के चांसेस होते हैं। स्टूडेंट्स जब ये सोचते हैं कि कैपेसिटर है नहीं तो C शुड बी 0, नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक से अगर आप याद कर लेंगे, अगर आप कैपेसिटर को शॉर्ट कर लेते हैं, ये कैपेसिटर है, अगर आप इसको शॉर्ट करते हैं इनके दो प्लेट्स को, या बीच में जो है वो डाइलेक्ट्रिक जो आप लगाते हैं वो मेटल आपने लगा दिया, मेटल लगाने का मतलब ही कि आपने इन दो को शॉर्ट कर दिया, तो उसकी कैपेसिटेंस जो है वो इंफिनिटी बन जाती है। ओके, कैपेसिटेंस इंफिनिटी। सो कैपेसिटर नहीं है, यानी कि आपने यहां पर शॉर्ट कर दिया, तो कैपेसिटेंस जो है वो इंफिनिटी के बराबर है, XC जो है वो 0 के बराबर है। अब सेम चीज, सब कुछ सेम, Z हमें निकालना है, फाई हमें निकालना है, I0 हमें निकालना है, फिर जाके फेजर डायग्राम ड्रॉ करनी है। सो पार्ट ए, वैल्यू सभी वही है, R भी वही है, C अब C तो है नहीं, L भी वही है, FD भी वही है, E0 भी वही है, सब कुछ है। Z निकालने के लिए
पहले XL निकालते हैं। XL इज L ओमेगा D या फिर 2 पाई L F D। अब एग्जैक्टली सेम जो पहले हमने किया है, okay? जो हमने पहले किया है। ओके, मैं डायरेक्टली वो वैल्यू यहां पर लिखता हूं। XL जो हमारा आया था दैट वाज 86.66 ohms, 86.66 ohms। So therefore Z is equal to under root of R squared plus XC minus XL whole squared। अब XC तो है नहीं, खाली XL squared बच जाएगा। So this is equal to under root of R वही है 200 लेकिन स्क्वायर के साथ प्लस XL 86.66 स्क्वायर। सो दिस कम्स आउट टू बी, मैं डायरेक्टली यहां पर लिखूंगा 218 ohms, 218 ohms। सो ये जी आपका आ गया 218 ohms। अब 5 पार्ट बी। फिर से मैं यूज करूंगा cos ऑफ फाई इज इक्वल आर डिवाइडेड बाई जी। आर तो 200 है, डिवाइडेड बाई जी जो है दैट इज 218। सो 200 डिवाइड बाई 200 cos ऑफ फाई इज इक्वल दिस थिंग। तो यहां पर फाई जो है दैट कम्स आउट टू बी 23.45 डिग्रीज। रिमेंबर प्लस और माइनस। cos of minus phi is same as cos of phi। तो phi के दो वैल्यूज पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू पे सेम cos phi का वैल्यू होगा। अब यहां पर कौन सा चूज करें, पॉजिटिव के नेगेटिव हम चूज कर लेंगे। नाउ हमारा C रिमूव था तो इंडक्टर वहीं पर है, ये इंडक्टर। अब कैपेसिटेंस है ही नहीं, सिर्फ इंडक्टर है, तो ऑब्वियसली सर्किट इज मोर इंडक्टिव। अगर सर्किट मोर इंडक्टिव है तो करंट इज लैगिंग बिहाइंड। ओके, करंट इज लैगिंग बिहाइंड तो माइनस हम लेंगे। सिंस circuit is more inductive, therefore phi is equal to minus 23.45 degrees। okay, minus 23.45 degrees। वो रेडियंस में 0.41 रेडियंस है, 0.41 रेडियंस, ऑफ कोर्स माइनस साइन के साथ। नेगेटिव सिंपली टेल्स यू कि करंट इज लैगिंग बिहाइंड। Okay, current is lagging behind। Okay, then the next one। अब next one हमारा I0 है, करंट एम्पलीट्यूड। फिर से वही फॉर्मूला होगा, करंट एम्पलीट्यूड इज इक्वल वोल्टेज एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय द अपोजिशन। पार्ट सी I0 is equal to E0 divided by Z। अब E0 जो है वो 36 वोल्ट्स है, 36 volts divided by Z जो है that's 218 ohms, 218 ohms। So this implies I0 is equal to 36 divided by 218 is 0.165 amperes, 165 amperes, or I0 is equal to 165 milliamperes। Okay, milliamperes। सो करंट एम्पलीट्यूड भी आ गया। अब फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। पार्टी एज यूजुअल पहले हम करंट वाला फेजर ड्रॉ कर लेंगे। ये I0, voltage across the resistance is in phase with the current। तो वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस वाला फेजर जो होगा वो इसके साथ ओवरलैप कर लेगा क्योंकि इन फेज है। तो इन फेज होने की वजह से यहीं पर ये रहा VR0, वोल्टेज एम्पलीट्यूड अक्रॉस द रेजिस्टेंस, उसका फेजर।
सो वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस और करंट जो है दे आर इन फेज, ओके, दे आर इन फेज। फिर आ गया इंडक्टर। अब इंडक्टर के केस में हमें पता है करंट इज लैगिंग बिहाइंड, ओके, करंट इज लैगिंग बिहाइंड, करंट पीछे, दैट वुड मीन वोल्टेज आगे है। वोल्टेज आगे कितना आगे है? 90 डिग्रीज। सो वो हम ड्रॉ कर लेते हैं। वोल्टेज आगे है बाय 90 डिग्रीज। ये VL0 वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, उसका फेजर करंट से आगे है बाय 90 डिग्री या करंट इसके पीछे है बाय 90 डिग्रीज। अब यही दो है। अब वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस और वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, उनका रिजल्टेंट जो होगा दैट इज EMF, वो इसका फेजर आपको देगा, तो वो हम कर लेते हैं। दिस इज E0। ये सारा एंगल रेड कलर से मैं दिखा रहा हूं, दैट वन इज ओमेगा dt, ये ओमेगा dt। और फिर जाके ये एंगल जो है वो हमारा फाई है। करंट इज लैगिंग बिहाइंड EMF बाय फेज ऑफ फाई, ओके। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि सिंस सर्किट इज मोर इंडक्टिव, तो करंट जो है वो पीछे होगी, EMF जो होगा वो आगे होगा। सो यहां पर ये सर्किट है। अगेन एंगल्स मेजर करके हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, सो दिस इज नॉट टू द स्केल, ओके, जस्ट क्वालिटेटिव आइडिया ये डायग्राम है। सो ये तीन सिमिलर प्रॉब्लम्स थी, तो हमने उसको एक ही सेशन में कर दिया, ओके। अब नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और प्रॉब्लम्स कर लेंगे, ओके।